नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। किसान नाराज हैं और वो ये दो तीन चीजें जो हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि जो दो पुराने किसानों से संबंधित कानून है उनको उनमें जो संशोधन किया गया है उसको खत्म किया जाए और जो नया कानून है उसको खत्म किया जाए। लेकिन वो कम से कम दो चीजों पे पूरी तरह की पक्के तौर पर गारंटी चाहते हैं। एक गारंटी ये है कि एमएसपी लागू रहे, सरकार इसका वादा करे। वादा मतलब सिर्फ घोषणा नहीं, वो चाहते हैं कि कानून बनाकर इसको अनिवार्य किया जाए। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस कीमत जो सरकार तय करती है और सरकार हर साल खरीदती भी है। तो ये मुद्दा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए मुद्दे पर जब ध्यान देते हैं तो कई बार लगता है कि किसानों की मांगों में दम है। किसान दरअसल परेशान और चिंतित इसलिए है कि बार बार सरकारों के आश्वासन के बावजूद उनको उचित मूल्य जो है वो नहीं मिल पाता है। उचित मूल्य कैसे मिले, इस पर हम बातचीत करेंगे आज एक अधिवक्ता और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य शैलेंद्र यादव जी से, जो किसान भी हैं और इसलिए इस मामले को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, वो ये कि सत्यहिंदी.com जो है वो एक पत्रकारों का अभियान है। ये कोई बड़ी कंपनी इस हमें मदद नहीं करती या हम किसी पॉलिटिकल संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो आप इस वीडियो के आखिर में जब जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा और उस बटन को आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com से आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। आम दर्शकों और जो हमारे पाठक हैं उनके सहयोग से ही अब तक हम इस चैनल को चला पा रहे हैं और आगे भी यही स्थिति रहने वाली है। तो उसे जरूर देखिएगा, एक बार गौर कीजिएगा। एक और सूचना मैं देना चाहता हूं, एंड्रॉयड ऐप जो है वो गूगल पर अब सत्यहिंदी.com का उपलब्ध है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए हमारे जो वीडियो हैं और जो बाकी सारी चीजें हैं उसको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं बहुत सीधा सवाल, पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि वो एमएसपी को यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाजों और दूसरी चीजों के लिए है उसको जारी रखेगी। किसान भी यही मांग कर रहे हैं। अब बीच में पेच फंसा हुआ है ये कि किसान चाहते हैं कि सरकार इसकी गारंटी दे, यानी कानूनी तौर पर इसको जो है वो अनिवार्य कर दिया जाए ताकि कोई भी आदमी जो है किसान से किसान को कम कीमत देकर के उसका शोषण नहीं कर सके। अब ये बताइए कि क्या एमएसपी को अनिवार्य करना संभव दिखाई देता है? शैलेश जी, समस्या एमएसपी की तो है ही है, उचित मूल्य की है। उचित मूल्य का मतलब ये हुआ कि किसान पूरी साल मेहनत करे, उसके बावजूद भी उसको उसकी बच्ची की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के रिपेयर करने के लिए पैसे ना मिलने और पूरी मेहनत करे तो उससे क्या होता है कि उसको परेशानी हो जाती है और उसमें एमएसपी भी ना मिले तो और परेशानी बढ़ जाती है। आज जो एमएसपी कहा हुआ है वो लागू नहीं होता है और उससे क्या होता है कि और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मैं इसके लिए देखिए थोड़ी बैकग्राउंड जाना चाहता हूँ। पहले हम मदर इंडिया फिल्म में देखते थे कि सुक्की लाला से हम दुखी हैं। आज हमने 70 साल में सुक्की लाला के साथ समझौता करके उसने कुछ अपनी कमियां छोड़ दी, कुछ हम भी समझ गए हैं, तो बीच की रास्ता आ गई है और हम सुक्की लाला के साथ सुख से रहने लगे हैं और काम चला रहे हैं। ये नहीं है कि सब समस्या दूर हो गई है। अब हमें नए सुक्की लाला के सामने परोसा जाने की कोशिश हो रही है जिसमें हम किसानों का डर लग रहा है 3 कानूनों के द्वारा। उसके बारे में अलग से चर्चा हो सकती है। अब सवाल ये है कि किसान को उचित मूल्य कैसे मिले। उचित मूल्य मैं कह रहा हूँ एमएसपी के ऊपर कैसे मिले, वो हो सकता है। उसकी तरकीब ये है कि किसान जो है अपना सामान, किसान की समस्या क्या होती है कि जब वो फसल उसकी पैदा होती है तो उसे मजबूरी में बेचना पड़ता है, डिस्ट्रेस सेल कहते हैं उसे।
उससे अगर उसे बचा लिया जाए 2-3 महीने के लिए, उसके या तो वो अपने घर में स्टोर कर ले, या कोल्ड स्टोरेज में कर ले, या वेयर हाउस का सामान वेयर हाउस में रख ले, और उसे 2-3 महीने तक जो भी अपने सामान है जो उसने रखा है उसका 25% मिल जाए, तो उसको डिस्ट्रेस सेल करने से बच जाएगा। अगर डिस्ट्रेस सेल करने से बच जाएगा तो वो औने पौने कभी ये सुनने को मिलता है कि टमाटर फेंक दिए जमीन पे, कभी प्याज सड़ रही है, कभी आलू सड़ रहे हैं, वो बच जाएगा। उसकी तरकीब ये है कि वो जाए कोल्ड, या तो घर स्टोर करे, उसके बेस पे बैंक लोन दे, या कोल्ड स्टोरेज में वेयर हाउस में वो अपना जमा करे। सपोज उसने 1 लाख का सामान उसने जमा कर दिया, तो तुरंत उस सर्टिफिकेशन पे वेयर हाउस के मालिक के द्वारा इनका इतनी बोरी इतने पैसे का एमएसपी के हिसाब से ये सामान रखा हुआ है, तो हम इसको 25% इसका पैसा दे दो, मतलब 25,000 रुपए दे दो। तो उसे जो क्राइसिस की वजह से उसे परेशानी होती है, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे वो बच जाएगा। उसके बाद 2-3 महीने बाद जो भी उसके समझ में आए कि कीमत ठीक हो गई, तो उसको निकाले, अपना किसान बैंक का लोन दे अपना इंटरेस्ट के साथ, और वेयर हाउस का किराया दे, और अपना सामान जहां भी उसे उचित समझे वो भेज दे। तो ये चीज हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगा, और मैं एक बाजार का जो सामान्य सिद्धांत है कि जब ज्यादा खरीदार होते हैं तो चीजें महंगी होती हैं, और कम खरीदार होते हैं तो जो है वो चीजें सस्ती होती हैं। तो अगर किसान को इस बात की छूट दी जाती है कि वो किसी को भी सामान बेच सकता है, अभी तक जो है वो कुछ मंडियों में जाकर उसको जिसकी एमएसपी तय होती है, खासतौर पे गेहूं चावल की बात करें, गेहूं चावल को उसको खास मंडी में बेचना पड़ता है, और वहां आढ़त के लोग हैं वो कार्टिलाइजेशन कर देते हैं। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम तो खुली छूट दे रहे हैं, किसान जहां चाहे वहां बेच ले। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे नए व्यापारी आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो आप देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े बिग बाजार जैसे बहुत सारे जो स्टोर खुल गए हैं, जो सब्जियां भी बेचते हैं, अनाज भी बेचते हैं, वो आएंगे किसान से खरीदेंगे उसी। और वो कोई एक चेन नहीं है, वो कई चेन है पूरे देश भर में, 10-12 बड़े बड़े चेन है, वो खरीदेंगे। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो आटा, गेहूं, चावल ये सब जो है वो पैक करके बेचने लगी हैं, और इस बाजार में आ चुकी हैं। तो जब बाजार में ज्यादा खरीदार होंगे तो उम्मीद आमतौर पे यही की जाती है कि कीमत जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो किसान को इसमें डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इसमें। किसान को अगर किसी भी वक्त, कभी भी और किसी भी वक्त उचित मूल्य मिलता है कहीं भी, तो उसको बेच देना चाहिए। समस्या कब आती है? समस्या जब आती है कि वो देखता है कि मेरा जो आलू आया वो तो 2 रुपए किलो बिका, मेरे बच्चे जो शहर में है वो 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो ये 48 रुपए का प्रॉफिट कहाँ गया? मुझे उधर 50 देना पड़ रहा है, यहाँ 2 रुपए का बिक रहा है। तो अगर ये लोग आते हैं, देते हैं उचित मूल्य, तो किसान क्यों मना करेगा? मैं जो रखने की तरकीब बता रहा हूँ, रखने का जो उपाय बता रहा हूँ, वो तब बता रहा हूँ जब कोई उसकी उचित मूल्य पे नहीं खरीद रहा है। उचित मूल्य का मतलब मैं फिर आपसे कहूंगा कि जब स्टोरेज कौन बनाएगा? अगर छोटे छोटे किसान हैं, बहुत मुश्किल काम है ये स्टोरेज बनाना, और जो बड़ी कंपनियां अगर आएंगी तो वो अपना गोदाम बना लेंगी और वहां वो रख लेंगी। वो वेयर हाउस की तरह भी बना सकती है और अपना माल खरीद करके भी कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं और तरकीब बताता हूँ कि कैसे और बन सकता है, ये प्रायोरिटी में कैसे आ सकता है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने की जरूरत है। अभी हमारा जितना अनाज पैदा होता है वो सब अगर कोल्ड स्टोरेज में रखने लगे, ये उचित मूल्य ना मिलने की पोजीशन में, तो अभी हमारे पास रखने की स्थिति नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस कैसे बन सकते हैं। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनने के लिए गवर्नमेंट को लिबरल होना पड़ेगा। उनको ये जो प्लांट, इसमें वेयर हाउस और इसमें कोल्ड स्टोरेज में प्लांट एंड मशीनरी होती है, उस पर 100% डेप्रिसिएशन देना चाहिए फर्स्ट ईयर में। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक सरमाएदार के पास 100 करोड़ रुपए की इनकम हुई जिस पर टैक्स देना है, तो वो फौरन कोल्ड स्टोरेज लगा देगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले साल में डेप्रिसिएशन 100% मिल जाएगा, 100 करोड़ रुपए उसे जीरो टैक्स हो जाएगा। दूसरी चीज, जो अगली साल इसके रखने पे उसे इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाए। जो डेप्रिसिएशन का जो मैंने बताया, डेप्रिसिएशन विंड मिल में और कई चीजों में हमने 100% दिया है, जिससे कि एनर्जी क्राइसिस कम हुई। दूसरी चीज है टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन दे दो, जीरो टैक्स रहेगा। 100 रुपए की इनकम हुई तो 40 रुपए टैक्स देने पड़ते हैं, उससे बच जाएगा, जैसे हमने हाउस स्कीम में दिया।
अब वो अलग बात है कि हाउस स्कीम में इतना एक्स्ट्रा बन गया कि यूज करने वाले नहीं है। तीसरा चीज है कि उसको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, इंश्योर्ड मिलनी चाहिए, और उसका बैंक लोन मिलना चाहिए इन कामों के लिए। तो ये वो फटाफट इस चीज को कर देगा। जब इनके पास सरमाएदारों के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक कंडीशन कर दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पे बना दिया जाए, तो किसान को आसानी होगी, वो वहां जाके उसको सामान को रख देगा, ये लोगों को पैसा मिलेगा, इनको प्रॉफिट होगा, टैक्स फ्री इनकम होगी, तो ये भी करेंगे। तो इसमें किसान की दुर्दशा होने से बच जाएगा, मजबूरी में जो बेचता है उससे बच जाएगा, और उसे उचित मूल्य मिलेगा। उचित मूल्य क्या है, मतलब है उचित मूल्य मेरे हिसाब से ये है कि एमएसपी के थोड़ा सा ऊपर। लेकिन उचित मूल्य का जब हम, चूंकि डेफिनेशन नहीं है, इसलिए एमआरपी के आसपास ही वो परसुएसिव है। तो उससे ऊपर कुछ भी मिलता है, कोई भी देता है, कभी भी देता है, तो बहुत अच्छी बात है। शैलेश जी, मैं यहाँ पे कहूँ कि जो उचित मूल्य की जो परिभाषा है वो एक बार जरूर तय हुई है, स्वामीनाथन कमेटी ने तय की थी। उन्होंने कहा था कि किसान का जो लागत मूल्य है उस पर कम से कम 50% ज्यादा कीमत उसको मिलनी चाहिए। तो जो लागत, लेकिन लागत मूल्य जो उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था, उसमें किसान जो अपनी मजदूरी करता है उसको भी शामिल करने के लिए कहा था। कि यानी किसान खेत में मेहनत कर रहा है तो ये नहीं है कि उसकी मेहनत ऐसी ही चली जाए, उसकी मेहनत की भी एक कीमत है, उसके बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी जोड़ा था। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो एमएसपी जो है, जो सरकार तय करती है, वो बहुत कम है, और बिना एमएसपी के जो बिकता है वो तो और भी कम है। तो सवाल ये है कि ये जो विशेष सर्किल बना हुआ है, और अभी जो एक तरह से जो आढ़तिये हैं उनकी मोनोपोली बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो किसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, तो उनकी मोनोपोली को तोड़ा कैसे जाएगा, सवाल ये एक बड़ा सवाल जो है वो है। शैलेश जी, मैंने जैसे ऊपर बताया ना कि उसको अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी मिल जाए, 3-4 महीने रख दे, जो उसमें मारा मारी पड़ती है, क्योंकि एकदम सामान आया ज्यादा तो ज्यादा सप्लाई होगी तो डिमांड कम है तो सस्ता बिकना ही है। तो उस डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए कोल्ड स्टोरेज में प्रोविजन हो जाए, 25% उसको रखते के साथ मिल जाए, बाकी उसको बाद में मिल जाए, वो इंटरेस्ट भी दे देगा, और जब उसके हिसाब से मार्केट हो जाए, जब वो बेच दे, तो उसमें ही बड़े ट्रेडर भी आएंगे और किसान भी ट्रेडर बन जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गुजरात में किसान ज्यादा दुखी क्यों नहीं है, सब सुखी नहीं है, लेकिन वहां पे एक पटेल कम्युनिटी जो है किसानों की, वो बिजनेसमैन भी बन गई है। बिजनेसमैन बनने का मतलब है कि जो कोल्ड स्टोरेज चलाना, ये करना, वो करना, एग्रो प्रोडक्ट्स उसमें आ गए, तो वो वहां किसान का पिंच नहीं होता, वो दोनों तरफ चीजों को संभालते रहते हैं। अब अगर स्टेट वेयर हाउसिंग में उनकी पार्टनरशिप में या कैसे भी अकेले भी ये बना देते हैं, तो ये और भी काम बढ़ जाएगा, तो अपने किसान, उनको भी फायदा हो गया, और उन्होंने वहां जाके बिजनेस किया, उससे फायदा हो गया। और एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, शहद का है, और कई चीजें हैं, जो मछली का पालन है, इनका भी करना पड़ेगा, और उसमें भी इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है, इसके अलावा किसानों एक पॉइंट और आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो किसानों का आंदोलन है, इसके बीच में एक मुद्दा जो है एपीएमसी यानी कृषि उत्पादन मंडी समिति, वो भी विवाद है। और जो अभी तक हमारा 1955 का कानून है, संभवतः वो एपीएमसी कानून, जिसमें कि मंडी में ही किसान अनाज बेच सकता है और मंडी में ही उसको खरीदा जा सकता है। हालांकि ये देश भर में लागू नहीं होता है, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 6% जो है मंडियों में खरीदते हैं और बाकी जो है वो किसान अलग अलग बेचते हैं। 2 राज्य ऐसे भी हैं, बिहार और केरल, जहां एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये भी जो इसका विरोध हो रहा है, इसके चलते ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से जो मंडियों में बड़े आढ़ती बैठे हुए हैं, जिनको वहां खरीद बिक्री से भारी कमीशन मिलता है, बताते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पे वो ले जाते हैं, उनका भी रोल जो है इसमें है। तो सवाल ये है उनके साथ ये खत्म कैसे होगा? शैलेश जी, आप सही कह रहे हैं, इनके साथ अत्याचार होता है और वहां भी अत्याचार होता है, लेकिन एमएसपी के बहाने थोड़ा सा किसान इसको चीज को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अनलिमिटेड हो गया, स्टॉक का कोई इशू नहीं है, तो कोई भी मोनोपोली कर लेगा। ये चीज जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाया है, ये कंपटीशन कमीशन के अगेंस्ट है। कंपटीशन कमीशन में ये कहा जाता है कोई मोनोपोली नहीं करेगा, इस बहाने तो मोनोपोली हो जाएगी। तो बेसिक 2 एक्ट में टकराव है।
एक तो ये चीज है, आप मोनोपोली को चेक करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। और उसमें आपने ये कहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस जब होगी तब हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस आप कब मानेंगे? जब आलू 10-20 रुपए 10 रुपए वाला 100 रुपए में बिकेगा तब मानेंगे। और करेंगे तो कैसे करेंगे? वो चीज डेवलप। बीच बीच में मंडियों का सवाल ये है कि मंडियों के अगर बाहर प्राइवेट लोग पहले शुरू सस्ता देने लगे, जैसे टेलीफोन वगैरह में कंपटीशन हुआ तो बीएसएनएल टूट गया। बीएसएनएल टूट गया तो वो मोनोपोली होगी, उसके बाद जियो आ गया, उन्होंने मोनोपोली कर ली, फिर तीसरा कोई आ जाएगा और मोनोपोली कर लेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमारा बीएसएनएल का वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अब अगर हम इसमें वापस, अब इससे सता के इसके सताए हुए और लोगों की कंपनियों की अगर वापस जाना चाहें तो वहां कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से मंडी हाउस जो भी हमारा थोड़ा सा मतलब जैसे भी थे वो भी निकल जाएंगे अगर 2-4 साल चले। जैसे टिड्डी का मामला था, तो 30 साल से टिड्डी का नहीं आया तो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, तो टिड्डी आई अटैक, हम हाथों पे हाथ रख के देखते चले गए। तो बेसिक चीजें ऐसी होनी चाहिए। खुला मार्केट को खोलिए भी और बेसिक सिक्योरिटी भी दीजिए। किसानों को ये भी दीजिए कि दिल्ली हाट बना दी, सुबह 8 बजे तक बेच के अपना सामान चले जाएं, डिफरेंट इलाके में डिफरेंट जगह से एंट्री करके चले जाएं। जिन जिन उनको उसे 6% वाले उसे बच जाएगा। और 50-100 किलोमीटर के दिल्ली के आसपास के और अपने शहरों के आसपास के लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। तो मंडी के सहारे मत करो, उसके बाहर भी निकालो, लेकिन मंडियों को पूरी तरह खत्म मत करो जब तक कोई नई चीज, नई मैकेनिज्म डेवलप नहीं होती है। और किसानों को फायदा करने के लिए और भी तरकीबें हैं। लेकिन शैलन जी, क्या ये नहीं लगता है कि सिर्फ ये अनुमान के आधार पर सारा कुछ हो रहा है कि व्यापारी, बड़े व्यापारी आ जाएंगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगेंगे, और हम देख रहे हैं कि अभी जो मौजूदा व्यापारी है जिनको हम आड़ती कहते हैं वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। वो जो है प्याज की कीमत जो उचित मूल्य, आपने कहा उचित मूल्य, तो क्या एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं करते हैं, कहते होते हैं एक सीजन में प्याज किसान को जो है वो फेंकना पड़ता है, दूसरे सीजन में सस्ता बेचना पड़ता है, और वो लोग मंडियों में महंगा बेचते हैं। तो जो आएंगे वो तो होर्डिंग करेंगे। ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि आज की तारीख में किसी चीज का जब उत्पादन कम हो तो होर्डिंग हो सकती है, जितना उत्पादन है उसके हिसाब से होर्डिंग संभव है क्या? शैलेश जी देखिए, किसान इतना काफी काबिल हो गया है, लेकिन इतना काबिल नहीं है कि अगर कोई ऐसे कानून बने उनका मिसयूज होने लगे उससे बच पाए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक जब लिटिगेशन, अगर अल्टीमेटली क्या होगा, जो खरीदने के बारे में कहा तो एसडीएम के यहाँ मैकेनिज्म है, एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगेगी, एसडीएम साहब जो है कंसिलिएशन बोर्ड अपॉइंट करेंगे, कंसिलिएशन बोर्ड 1 महीने में अपना रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद एसडीएम के पास एप्लीकेशन जाएगी, और एप्लीकेशन जाने से क्या होगा कि फिर वो एक महीने लगाएगा। उससे अगर कोई एक पार्टी नहीं मानती है तो दूसरी पार्टी जो है डीएम के पास जाएगी, और इसमें 90 दिन निकल गए। उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन जो होता है इसका सिविल डिग्री की तरह से होता है, रेवेन्यू कोर्ट रिकवरी होती है। रेवेन्यू कोर्ट रिकवरी का मतलब ये है कि अगर किसान को पैसा नहीं मिला और वो सरमाएदार नहीं दे रहा पैसे किसी वजह से, तो उसको सजा भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिव टू पेमेंट। अगर वो पेमेंट भुगतान ना करे तो सजा हो सकती है। लेकिन उस रेवेन्यू इम्प्रिजनमेंट सिस्टम के रिप्रेजेंट में जो सजा कराता है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो 40 दिन के 190 दिन उसमें चलेगा, इसमें चले जाए, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो किसानों का जो अनुमान है वो ऐसा नहीं है कि उसके धरातल नहीं है, उसका धरातल है। उसकी तरकीब ये है कि ट्राइब्यूनल बन जाए, ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज, पुराने एडीजी रैंक के लोग बने, उसमें एक किसान का नुमाइंदा, 3 का ट्राइब्यूनल बने मेंबर का, एक डिस्ट्रिक्ट जज बन जाए, एक आपके किसान के नुमाइंदे बन जाए, एक सोशल वर्कर कंज्यूमर फॉर्म का बन जाए, और उसका मैकेनिज्म को उसी दिन कर दें। और उसको लिटिगेशन को, किसी भी चीज को जब परचेजर जो है इस केस में जो भी होता है उसको 50 जो एग्रीड अमाउंट है, सपोज 100 रुपए का डिस्प्यूट है तो 50 रुपए जमा करो, फिर आप लिटिगेशन करोगे। ये नहीं कि आप उसको इंडेफिनिटली बिना पेमेंट के उसको टहलाते रहेंगे। अब वो उसको रिलीज कर दिया है तुरंत, तो किसान जो है लड़ सकता है। जो अभी का सिस्टम है उसमें किसान लिटिगेशन में नहीं लड़ सकता, उसमें और भी कमियां हैं, उसके लिए जरा समय अधिक लगेगा, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी कमी है। आवाज चली गई। एक आशंका ये भी की जाती है
कि जो किसान हैं उनके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर चीज़ों की कीमत, खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, बेतहाशा बढ़ जाएगी, तो यहाँ तो देखिए ज़्यादातर जो है ऐसे खेत मजदूर हैं जिनके पास खेती नहीं है, तो मतलब अनाज और सब्जियां जो है, दाल वगैरह जो है, वो खरीद के खाने वाले लोग ही हैं। तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट और किसान का इंटरेस्ट, ये दोनों अगर वॉच नहीं किया जाए तो ये कैसे होगा कि किसान के साथ साथ कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी वॉच किया जाए? शैलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोर पे किसान है जो पैदा करता है, एक छोर पे कंज्यूमर है जो यूज करता है। अगर 2 रुपए का आलू उसको 50 रुपए में मिलता है तो वो भी दुखी और ये भी दुखी। अब सवाल इस बात का है कि जो 48 रुपए प्रॉफिट हुआ, इसमें ये मान लो कि 24 रुपए खर्चे हो गए, तो 24 रुपए खर्चे हो गए तो 24 रुपए बची हुई इनकम हो गई, उस पे 8 रुपए टैक्स होना चाहिए। अब अगर 8 रुपए 1 किलो के हिसाब से हम करें तो इतना अपार धन टैक्स का आ जाएगा जो नहीं आता है। हमें मैकेनिज्म जो टैक्स की है उसको डेवलप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कैसे हो रहा है। कई बार ये क्या दे, तो इसलिए इनकम टैक्स का इसमें रोल आता है और ये चीज होनी चाहिए। और शैलेश जी, गांव की समस्या जब होगी जब गांव की ऑटोनॉमी होगी, गांव में मजबूती होगी, शैलेश गांव जी, का। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे ये कि इनकम टैक्स में किस तरह, कौन कौन सी छूट है जिनको दे करके और किसानों की आमदनी को सरकार बढ़ा सकती है, और उसके साथ साथ वो जो खेती की उपज है, अनाज वगैरह है, वो वायबल इनकम वाले प्रोडक्ट बने रहें, इसकी भी गारंटी दी जा सकती है? शैलेश जी, जैसे मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज पे पहली साल में डेप्रिसिएशन 100% मिलना चाहिए, इसकी इनकम टैक्स में एग्जम्पशन होनी चाहिए, और बिजली और उनका बैंक लोन इजीली मिलने चाहिए। और गांवों को जैसे वेयर हाउस बनाने के लिए एक तो बाहर के लोग बना सकते हैं और दूसरा जो है गांव के लोग बना सकते हैं। गांव के लोग पैसा कहाँ से आएगा? वो तब आएगा जब आप ग्राम पंचायत का फंड जो है उसको 80G का डिडक्शन देंगे। 80G का डिडक्शन का मतलब ये है जैसे कि पीएम फंड में और जो अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें डोनेशन में एग्जम्पशन होता है, तो गांव के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं, तो वो अपने गांव में इजीली उसको दे देंगे फंड में। उससे क्या होगा कि गांव किसान के पास फंड हो जाएगा। फंड हो जाएगा तो उसको वेयर हाउस भी बना ले, कोल्ड स्टोरेज भी बना ले। वो अगर एक गांव में कमी पैसी है तो 4-10 आदमी गांव बना ले, ऑपरेटिव बना ले। तो ये चीज साथ साथ करनी पड़ेगी, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना पड़ेगा, तो पॉलिसी डिसीजन में आएंगे। आज की तारीख में कमी क्या है कि हमारे गांव के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर नहीं पा रहे, तो वो सिपाही, पुलिस, चौकीदार यही बन रहे हैं। अगर वही बच्चे ऑफिसर बनने लगे तो शायद ये किसानों को सड़क पे आके बैठना ही ना पड़े। अगर वो इसमें ऑफिसर बैठे होते नेगोशिएट करने के लिए तो वो ऐसी पॉलिसी बनाने ही नहीं देते। ये कानून में कमी है सरासर। वो जो कानून जो यूरोप और अमेरिका में फेल हो गए, उनको 70 साल बाद जो वहां फेल हो गए, किसानों की समस्या हल नहीं हो रही है, वहां उसको कट पेस्ट कर रहे हैं। ऐसी बेवकूफी किसान के बच्चे जब आईएएस और ऑफिसर बनेंगे तो नहीं होगा। और आईएएस ऑफिसर जब भी बनेंगे जब वहां एजुकेशन अच्छी होगी। उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे कि गांव में एजुकेशन अच्छी कैसे हो। और मैं उसमें शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, गांव के बच्चों को रिजर्वेशन होना चाहिए आईएएस में। जो गांव से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। जब रिजर्वेशन गांव के बच्चों का होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग, तब जब गांव के बच्चे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, उनके प्रमोशंस होंगे, तब देश में ये समस्या हो रही है, इस किसान की बेइज्जती और दुर्गति हो रही है, इससे बचा जाएगा। ये बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता, जवान भी पैदा करता है। अगर जवान के माँ बाप दुखी रहेंगे तो हमारा बॉर्डर पे जो किसान लड़ रहा है उसका मॉरल भी डाउन होता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है और इसलिए हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी धन्यवाद और नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।